सबसे पहले जो ग्लैंड यहां पर आती है दैट इज हाइपोथैलेमस। फिर बात आती है पिट्यूटरी की। इसी के साथ एक और भी ग्लैंड है दैट इज पीनियल ग्लैंड। फर्दर हम बात करें तो यहां पर आती है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पार्स डिस्टलिस पार्ट से ही रिलीज होते हैं जो एडिनोहाइपोफाइसिस का हिस्सा है। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन को रिलीज करती है। इस मेलेटोनिन का रोल हमारी स्लीप कंट्रोल में होता है। मेलेटोनिन का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो ऐसे में स्लीप इंड्यूस होती है एक पर्सन में, और जैसे जैसे मेलेटोनिन का अमाउंट कम होता जाता है ऐसे में अवेकनिंग की सिचुएशन आती जाती है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी और प्रिपरेशन चल रही होगी जबरदस्त। तो डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ह्यूमन के अलग अलग बॉडी ऑर्गन कैसे साथ में कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर में काम कर पाते हैं, एक इंटीग्रेटेड फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं? तो इसके पीछे दरअसल दो अप्रोचेस होती हैं, एक केमिकल अप्रोच और दूसरी न्यूरल अप्रोच। अगर इन दोनों ही अप्रोचेस को हम कलेक्टिवली स्टडी करें तो बात आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। पर आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में इन दोनों ही अप्रोचेस को दो अलग अलग चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो आज जिस चैप्टर को हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसकी वेटेज को लेकर हम बात करें तो नीट के हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट सेशन से तैयार हो जाइए अपने इन मार्क्स को सॉलिडिफाई करने के लिए थ्रू डिटेल डिस्कशन ऑफ चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन को विद इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी फेज में डियर स्टूडेंट सबसे पहले न्यूरल और केमिकल दोनों ही अप्रोचेस को कंपेयर किया गया है। जहां एक तरफ न्यूरल अप्रोच काफी क्विक लेकिन शॉर्ट एक्टिंग होती है, वहीं केमिकल अप्रोच स्लो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। पर हमें यहां पर कन्फाइंड रहना है हमारे केमिकल अप्रोच पर ही। तो बात आती है कि आखिरकार केमिकल अप्रोच किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हॉर्मोन्स पर। यस स्टूडेंट, हॉर्मोन्स ही वो केमिकल हैं जो कि स्लो एक्टिंग अफेक्ट डेवलप कर पाते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर। इनको रिलीज करने वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड मॉडिफाइड एपिथेलियम ही होती हैं और डक्टलेस होने के कारण से ये अपने सिक्रीशन यानी हार्मोन को डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही पोर कर देती हैं, जहां ब्लड से होते हुए हमारे ये हार्मोन अलग अलग बॉडी ऑर्गन तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसा हमने बात करी कि हार्मोन्स बेहद टारगेटेड वे के अंदर में ही काम करते हैं, ये अपने स्पेसिफिक टारगेट साइट पर ही अपना इफेक्ट डेवलप करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझें तो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही अफेक्ट करेगा या उसे प्रमोट करेगा। ऑल्दो इसका अलग अलग अफेक्ट हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकता है, पर जहां बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो केवल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होगा। तो ऐसे में आगे बढ़ते हुए हम यहां पर सबसे पहले डिफाइन करना चाहते हैं हमारे हार्मोन को। तो बात आती है कि हार्मोन हैं क्या? हार्मोन दरअसल अपने आप में नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेंजर के रूप में काम करते हैं बिटवीन सोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टारगेट साइट के बीच में। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट फर्दर और जो फीचर्स होते हैं हार्मोन के उनको लेकर हम बात करें तो ये हार्मोन लो मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल्स होते हैं जो कि वाटर या ब्लड में सॉल्यूबल होते हैं और ये ट्रेस अमाउंट में ही ब्लड के अंदर में रिलीज किए जाते हैं। ये नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट डेवलप करते हैं और ये नॉन न्यूट्रिएंट होने के कारण से सेल द्वारा कंज्यूम भी नहीं किए जाते। ये दरअसल इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में रिलीज किए जाते हैं जहां टारगेट साइट पर पहुंचकर एक्टिवेशन होकर ही ये अपने एक्शन को डेवलप कर पाते हैं एट दैट टारगेट ऑर्गन। ऐसे में हम जब यहां पर बात कर रहे हैं कि ये मूवमेंट करता है बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द टारगेट ऑर्गन, तो ऐसे में ये मैसेंजर के रूप में यहां पर काम कर पाता है। तो अब डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूमंस में पाए जाने वाली सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वन बाय वन। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो ग्लैंड यहां पर आती है दैट इज हाइपोथैलेमस। फिर बात आती है पिट्यूटरी की। इसी के साथ
एक और भी ग्लैंड है दैट इज पीनियल ग्लैंड। फर्दर हम बात करें तो यहां पर आती है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, उसके बाद पैनक्रियास, फिर एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जिनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी और हार्ट। तो डियर स्टूडेंट, हम इन सभी से रिलीज होने वाले हार्मोन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अब इस सेशन में। सबसे पहले बात आती है हाइपोथैलेमस की। अगर हम हाइपोथैलेमस की पोजीशन को लेकर बात करें तो ये फोर ब्रेन के डाइनसेफेलॉन पार्ट में पाया जाता है, मतलब ये उसी के हिस्से के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे में अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो जो हाइपोथैलेमस है ये न्यूरल ओरिजिन का ही होता है। अब जो इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस कर पा रही हैं, ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। ऐसे में डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, बात जब ये आती है कि आखिरकार ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कैसे कर रहा है और आखिरकार इसके जो हार्मोन्स हैं वो अफेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे कैसे, तो ऐसे में डियर स्टूडेंट यहां पर हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि हार्मोन्स को लेता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस और उसे पहुंचाता है इसके टारगेट साइट जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचकर ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस अपने आप में एक सुप्रीम कमांडर के रूप में काम करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने का काम करता है, जो कि पिट्यूटरी खुद अपने आप में मास्टर ग्लैंड है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, हम यहां पर उन हार्मोन्स के बारे में वन बाय वन बात करें जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होती हैं। तो इसमें आते हैं GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना हो तो इसके लिए GHRH रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ साथ GHIH, जिसे सोमैटोस्टैटिन भी कहा जाता है, यह ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को पिट्यूटरी से रोकने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करें तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH की बात आती है। यह पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के रिलीज को रेगुलेट करने का काम करता है, बल्कि आप कहिए तो उसे रिलीज करवाने का काम करता है। फर्दर बात आती है यहां पर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए। तो वहां हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले ये रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन भी हमारे पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं, उससे रिलीज होने वाले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। आगे यहां पर बात करें हम तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी एग्जिस्ट करता है जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरी का यहां पर हार्मोन है दैट इज CRH यानी कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये दरअसल ACTH जो हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी के, उनको रेगुलेट करने का काम करता है, उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, ये वे मेजर आप कह लीजिए हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर हिस्से के ऊपर में काम करते हैं। कुछ और भी हार्मोन्स यहां पर होते हैं जो कि ओरिजिन में तो हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं, लेकिन रिलीज उनका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, और अगर मैं एक्जैक्टली बात करूं तो उसके पोस्टीरियर लोब से होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हार्मोन्स हैं ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। डियर स्टूडेंट, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, पर इनकी नर्व एंडिंग्स जो हैं ये यहां पर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचती हैं। ऐसे में हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के भी अलग अलग पार्ट्स को समझने में आसानी होती है, जिसको अभी मैं आगे पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो आई होप डियर स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस को लेकर जो बातें हमने यहां पर करी हैं वो आपको क्लियर समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो डियर स्टूडेंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है। क्यों? क्योंकि इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये मास्टर ग्लैंड
किसके अफेक्ट में है? हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन के अफेक्ट में है। तो अब मैं यहां पर स्पेसिफिकली सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को लेकर बात करूं, इसकी पोजीशन को लेकर बात करूं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेल्ला टुर्सिका जो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर में पाई जाती है। ये बोनी स्ट्रक्चर स्फेनॉइड बोन का ही एक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में आप कह लीजिए कि कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, तो हम यहां पर इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है इसको फर्दर हम दो रीजन्स के अंदर में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है पार्स डिस्टलिस और दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। यस स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पार्स डिस्टलिस पार्ट से ही रिलीज होते हैं, जो एडिनोहाइपोफाइसिस का हिस्सा है। तो जो हार्मोन्स हमने शुरुआत में आपको हाइपोथैलेमस में बताए, उनका अफेक्ट मेजर तौर पर इसी हिस्से पर होता है और उसी के अफेक्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड से कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। आगे हम बात करें तो ACTH यानी एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर हम बात करें तो FSH, LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर इसके आगे हम बात करें तो यहां पर रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से होने वाले सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की, तो वहां से भी एक हार्मोन के रिलीज को हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है, दैट इज MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हुए हम यहां पर अगले हिस्से की बात करें जो कि पार्स नर्वोसा होता है। ये वो हिस्सा है जो कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। यानी कि जो बात मैंने आपको हाइपोथैलेमस की बताई थी कि वहां से नर्व एंडिंग्स डायरेक्ट पहुंचती हैं पार्स नर्वोसा तक, यानी कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक, वहां से वो फिर रिलीज करती हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो अल्टीमेटली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले ये जो हार्मोन्स हैं, ये अब अलग अलग एड्रिनल ग्लैंड हो गई या थायराइड ग्लैंड हो गई, अलग अलग जो हमारे यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशन को अब रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए उन सब ग्लैंड के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम अगली ग्लैंड की जो बात करने जा रहे हैं वो है पीनियल ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट, ये पीनियल ग्लैंड जस्ट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में ही लाई करती है और इसकी पोजीशन के कारण से ही हम इसे एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन को रिलीज करती हैं। इस मेलेटोनिन का रोल हमारी स्लीप कंट्रोल में होता है। मेलेटोनिन का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो ऐसे में स्लीप इंड्यूस होती है एक पर्सन में, और जैसे जैसे मेलेटोनिन का अमाउंट कम होता जाता है ऐसे में अवेकनिंग की सिचुएशन आती जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा भी, मेलेटोनिन के अलावा भी अगर हम यहाँ पर रोल देखें हमारे पीनियल ग्लैंड का, तो आपको यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी रेगुलेशन का रोल दिखाई दे जाता है। उसके अलावा बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर में भी रोल देखने को मिलता है। पिगमेंटेशन में भी आपको हमारे इस पीनियल ग्लैंड का रोल देखने के लिए मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे जो अगली ग्लैंड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड डियर स्टूडेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड है हम ह्यूमन बॉडी की, और इसे अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये यहाँ पर दो लोब्स में बटी होती है। पोजीशन इसकी कहाँ है? तो हमारे नेक रीजन में जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के ही आप पास में इसकी पोजीशन देखते हैं, दरअसल उससे ही ये अटैच रहती हैं। ठीक है, तो जो दो लोब्स के अंदर में ये डिवाइडेड होती है, ये इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड रहता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों ही लोब्स में आप कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पाते हैं जहां से हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, और ये जो रीजन्स हैं इनको हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ऐसे में थायराइड फॉलिकल वो जगह है मेन जहां से हार्मोन्स जो कि थायराइड से प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन हमारे इन्हीं फॉलिकल से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रोमा टिश्यूज भी यहाँ पर पाई जाती हैं, पर उनमें भी एक स्पेसिफिक तरह की सी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। ये पैराफॉलिकुलर सेल थायरो
कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जहां पर एक तरफ थायराइड फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल्स ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन को रिलीज करते हुए आप कह लीजिए कि बॉडी के अंदर में वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट कर रही होती हैं। वहीं पर थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये कैल्शियम का अमाउंट ब्लड के अंदर में रेगुलेट करने का काम करता है। अगर किसी कंडीशन में कैल्शियम काफी हाई अमाउंट में ब्लड के अंदर प्रेजेंट रह जाती है तो थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम का अमाउंट ब्लड के अंदर में कम करने का काम करता है। वहीं अगेन हम अगर बात करते हैं हमारे ट्राईआइडोथायरोनिन और हमारे थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, तो डियर स्टूडेंट ये जो डेवलप हो रही होती हैं इनसाइड फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, ये आप कह सकते हैं कि ट्राईआइडोथायरोनिन जो नाम से आप यहां पर कनेक्ट करें अगर इसे, तो यहां पर 3 आयोडीन ट्राईआइडोथायरोनिन, यहां पर थायरोनिन जो है यहां पर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ में अटैचमेंट रहती है आयोडीन्स की। अब ये आयोडीन अगर 3 है तो ट्राईआइडोथायरोनिन बन जाता है, और थायरोक्सिन जो हम बात करते हैं वहां पर 4 आयोडीन्स पाए जाते हैं। तो ऐसे में हम कह पा रहे हैं कि दो जो ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इनके अंदर में आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन ये 2 एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम इनके इफेक्ट को लेकर ही थोड़ा डिटेल में और बात कर लें, तो डियर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो ये हार्मोन्स हैं ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, ये बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बॉडी के ऑर्गन की ग्रोथ को भी ये स्टिमुलेट करते हैं। अगर खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो टैडपोल लार्वा जो है उसकी एडल्ट के अंदर में मेटामॉर्फोसिस होने के पीछे भी थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्दर आगे हम बात करें तो ब्लड के आप कह लीजिए डिफरेंशिएशन, जो ब्लड सेल्स हैं उनके डिफरेंशिएशन के अंदर में भी थायरोक्सिन हार्मोन का रोल हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट अब थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का अमाउंट कम या ज्यादा हो जाए तो ऐसे में कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिनको हम अब डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर थायरोक्सिन हार्मोन का जो अमाउंट है ये नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में ये कॉज करता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उससे किस किस तरह की डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में हम बात करें तो यहां पर हो सकती है ग्रेव्स डिजीज और एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। हाइपरथायरॉयडिज्म में दरअसल हार्ट रेट भी हो गई या फिर आप कहिए ब्लड प्रेशर भी हो गई, ये सब काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने बात करी कि थायरोक्सिन हार्मोन का इफेक्ट बॉडी पर कैसा है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो जब इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ जाता है तो ये बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फर्दर अगर इसकी कमी की हम बात करें तो उससे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें अगर हम स्पेसिफिक डिजीज को लेकर बात करें तो क्रिटिनिज्म देखने के लिए मिल सकती है बच्चों में, इसके अलावा मिक्सिडीमा या फिर गोइटर। तो ये यहां पर वे डिजीज हैं जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या उसकी अधिकता से एक पर्सन में हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली ग्लैंड के बारे में जो कि है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड दरअसल थायरॉयड ग्लैंड के ही अंदर में पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट अब इनके जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो यहां पर 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती हैं स्मॉलर साइज की चीफ सेल्स और दूसरी लार्ज साइज की ऑक्सिफिल सेल्स, पर मेजर जो इसकी सिक्रीशन है वो होती हैं फ्रॉम चीफ सेल्स। डियर स्टूडेंट ये चीफ सेल्स रिलीज करती हैं पैराथॉर्मोन जिसे हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इसका अगर हम इफेक्ट को जानना चाहें तो जैसे हमने थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन देखा था जो कि कैल्शियम को लोअर करने का काम करता है इन ब्लड, ऐसे ही पैराथॉर्मोन उसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, यानी कि ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए ये कैल्शियम को बोन से रिजॉर्ब करवाता है ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाए। ऐसे में हम समझ पा रहे हैं कि कैसे थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं। जहां थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन्स के ऊपर में उनको अब्सॉर्ब करवाने की कोशिश करता है, ऐसे ही पैराथॉर्मोन बोन से कैल्शियम रिजॉर्ब करवाते हुए ब्लड के अंदर कैल्शियम का आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट इसको समझने के बाद अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली ग्लैंड के बारे में जो कि है
थाइमस ग्लैंड। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी पोजीशन को समझ लेते हैं। तो थाइमस ग्लैंड दरअसल हमारे लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे ऑर्टा के वेंट्रल साइड पर एग्जिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट, ये थाइमस ग्लैंड चाइल्डहुड में तो काफी ज्यादा साइज के अंदर में आप कह लीजिए कि प्रोमिनेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये साइज के अंदर में रिड्यूस होता जाता है। अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करें तो ये रिलीज करते हैं हार्मोन थाइमोसिन। इस थाइमोसिन का मेजर जो फंक्शन है वो है टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट का, उसकी डिफरेंशिएशन का। अल्टीमेटली अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताऊं तो थाइमोसिन अपने आप में एक तरह का लिम्फोइड टिश्यू ही होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे हमने टी लिम्फोसाइट की बात कर ली, कुछ मात्रा में ये यहां पर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं थाइमोसिन्स। लेकिन चूंकि मैंने बात कही आपको कि ये एज के साथ साथ साइज के अंदर में रिड्यूस होते जाते हैं, तो आपको जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर में इम्यूनिटी वीक दिखने को मिलती है एज कंपेयर टू इन्फेंट्स। आई होप यहां तक की चीज हमने क्लियर कर ली है। अब हमारी अगली ग्लैंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि है एड्रिनल ग्लैंड। यस स्टूडेंट, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर में सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, पेयर्ड होती हैं क्योंकि किडनी भी पेयर्ड है, तो दोनों ही किडनी के अपर सरफेस के ऊपर में ये प्रेजेंट होती हैं। इनके लेयरिंग्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 3 कवरिंग्स हमें देखने के लिए मिलती हैं इसके कॉर्टेक्स में, और एक सिंगल रीजन होता है इसका मेड्यूला का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉर्टेक्स की। यस स्टूडेंट, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो 3 लेयरिंग हैं ये हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। इन तीनों ही रीजन से अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले बात आती है जोना ग्लोमेरुलोसा की, तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं। फिर बात आती है जोना फेसिकुलेटा की, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं। और जो आखिरी लेयर है यहां पर जोना रेटिकुलरिस, वो सेक्स स्टीरॉइड रिलीज करते हैं। अब इन तीनों को डिस्कस करने के बाद हम मेड्यूला की अगर बात करें तो मेड्यूला न्यूरल ओरिजिन का होता है, और ये यहां पर जिन हार्मोन्स को रिलीज करता है वो हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको आप एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। यस स्टूडेंट, इन सभी हार्मोन्स का अपना बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम अब 1 बाय 1 इन हार्मोन्स के अफेक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इनका अफेक्ट कैसा पड़ने वाला है हमारी बॉडी के ऊपर में। तो सबसे पहले बात आती है कॉर्टिकॉइड्स की। सबसे पहले हमने बात करी कि जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है हमारे सामने एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का रोल डियर स्टूडेंट, जो सोडियम का रिजॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर में ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के पीछे हमारे एल्डोस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर सोडियम का। फिर आगे हम बात करें अगर यहां पर हमारी सेकंड लेयरिंग जो कि है जोना फेसिकुलेटा, तो उससे रिलीज होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका प्राइम एग्जांपल है हमारे सामने कॉर्टिसोल्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टीरोन्स। अगर हम इनके फंक्शन को लेकर बात करें तो ये सब दरअसल स्ट्रेस हार्मोन है। जब कभी स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी जाती है और एनर्जी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी बॉडी चाहती है कि ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी के अंदर में बढ़ जाए। तो ऐसे में कॉर्टिसोल्स जो होते हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे में धीरे धीरे ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ने लग जाता है। ऐसे में अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि कॉर्टिसोल का अफेक्ट कैसा होता है बॉडी के लिए, तो ये हाइपरग्लाइसेमिक अफेक्ट होता है। तो जब स्ट्रेस कंडीशन है उससे कॉप अप करने के लिए ग्लूकोज का कंटेंट ब्लड में बढ़ा रहा है हमारा कॉर्टिसोल, जो कि है एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फर्दर डियर स्टूडेंट, जो तीसरी लेयर है जोना रेटिकुलरिस, उससे रिलीज होते हैं सेक्स स्टीरॉइड हार्मोन्स, जिसके अंदर वेरियस एंड्रोजन्स भी आ जाते हैं, एस्ट्रोजन्स भी आ जाते हैं, जो कि मेल फीमेल दोनों के अंदर में उनके रेस्पेक्टिव जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ें और मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को लेकर बात करें तो यहां पर पहला हार्मोन आ रहा है एड्रेनलिन, या हम कह रहे हैं जिसे एपिनेफ्रिन। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं दरअसल सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स से,
जैसे मैंने आपको बताया कि मेडुला का ओरिजिन न्यूरल होता है, तो न्यूरॉन से ही रिलीज होने वाले जो ये हमारे हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इनका फंक्शन हम देखें तो कुछ हद तक ये यहां पर आप कह लीजिए कि इमरजेंसी के वक्त में बॉडी को कॉप अप करवाने के अंदर में होता है। हम जैसे बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी हार्मोन है एड्रेनलिन, जो कि 3F यानी कि फ्लाइट, फ्राइट और फाइट के दौरान रिलीज होता है, तो सडन बॉडी के अंदर में फोकसिंग को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, लेकिन ये स्ट्रेस कंडीशन में होता है। नॉर एपिनेफ्रिन की जब बात आती है तो ये नॉर्मल कंडीशन के दौरान हमारे हार्ट रेट, ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में ही है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड, ये यहां पर कॉर्टिकॉइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं। ऐसे में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये कैटचोलामीन नेचर के होते हैं, और इनसे जिस तरह की डिजीज कॉज हो सकती हैं, या आप कह लीजिए जिसके बढ़ने के कारण से या घटने के कारण से जिस तरह की डिजीज हो सकती हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जहां पर बात आती है एडिसन डिजीज की, सबसे पहले जो हमारे यहां पर कॉर्टेक्स रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स की अगर कमी हो जाती है तो यहां पर डिजीज होती है एडिसन डिजीज, जिसके अंतर्गत हम ये पाते हैं कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ब्लड रेट रिड्यूस हो जाती है, और जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कॉर्टिसोल्स का सिक्रीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में डिजीज होती है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें आप ये पाएंगे कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर भी काफी बढ़ जाता है, प्लाज्मा के अंदर में सोडियम का कंटेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और पोटेशियम का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है इन कुशिंग सिंड्रोम। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अगली डिजीज की बात करते हैं, तो ये आ जाती है हमारे सामने एड्रिनल विरलिज्म। यस फ्रेंड, ये रिलेट कर रहा है मेल फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन मेल और फीमेल के अंदर में उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, तो उनके डिसबैलेंस के कारण से होता है एड्रिनल विरलिज्म। ऐसे में हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे अगर एक फीमेल के अंदर में एंड्रोजन्स का अमाउंट ज़्यादा रिलीज हो जा रहा है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फीमेल के अंदर में वॉइस पिच जो है वो काफ़ी लो हो गई है, बेस लो हो गया है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं एक फीमेल के अंदर में मेल लाइक कैरेक्टर्स वहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। ऐसे ही गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, जहाँ पर फीमेल के अंदर नॉर्मली तौर पर पाए जाने वाले मेमोरी ग्लैंड्स मेल के अंदर में यहाँ पर अपीयर होने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं वो वेरियस लेवल के ऊपर ह्यूमंस के अंदर में एबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली ग्लैंड के बारे में, दैट इज पैनक्रियाज। यस स्टूडेंट, पैनक्रियाज अपने आप में एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इस टर्म को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो डियर स्टूडेंट, यहां पर पैनक्रियाज में आप ये पाएंगे कि एंडोक्राइन रीजन भी है और एक्सोक्राइन रीजन भी है। एक्सोक्राइन रीजन जो है वो ऐसा होता है जहां पर एंजाइम्स रिलीज होती हैं थ्रू डक्ट और जाकर वो आप कह लीजिए कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ओपन होती हैं और अपना रेस्पेक्टिव डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जबकि एंडोक्राइन के बारे में हमने कहा कि वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, तो हम यहाँ पर अगेन डक्टलेस वाले हिस्से के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये रीजन्स पैनक्रियाज में कहलाते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो हम एंडोक्राइन रीजन ऑफ पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं उन्हें ही कहा जा रहा है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इनके अंदर में अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, फिर उसके अलावा डेल्टा सेल, ठीक, तो इस तरह की सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें अगर हम अल्फा सेल की बात करें तो ये ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं, जहां हम बीटा सेल्स की बात करते हैं वो इंसुलिन रिलीज करती हैं। और इन दोनों का ही जो सिक्रीशन हो रहा है बॉडी के अंदर में ये रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर में शुगर लेवल को। ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है और इंसुलिन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। जहां पर हम डेल्टा सेल की बात करते हैं तो वो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ आप कह लीजिए पॉलीपेप्टाइड रिलीज करने वाली एफ सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे में डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले जो मेजर हार्मोन्स हैं उनमें ग्लूकागॉन और हमारा इंसुलिन आता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर बॉडी के अंदर में ग्लूकागॉन का अमाउंट बढ़ जाता है तो ये
हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को कॉज करता है, और अगर बॉडी के अंदर में इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाता है तो ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कॉज करता है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है कि नॉर्मल जो इंसुलिन का अमाउंट है वो भी अगर बॉडी में रिलीज नहीं हो पा रहा है तो फिर यहां पर ब्लड शुगर बढ़ने लग जाता है, और ऐसे में ये डिजीज कॉज करता है डायबिटीज मेलिटस। तो यहां पर ये हमने पैनक्रियाज का भी डिस्कशन अपना कंप्लीट कर लिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ग्लैंड की तरफ में, दैट इज गोनैड्स। अब ये यहां पर हम बात करें तो मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मेल गोनैड की बात करें, ये होता है टेस्टिस। तो डियर स्टूडेंट, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके बीच में लेडिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को भी आप कह लीजिए कि सपोर्ट करता है। इसके अलावा मेल के अंदर में सेकेंडरी कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने का काम करता है, लेकिन इसके लिए टेस्टोस्टेरोन को सबसे पहले इसके मोर पोटेंट फॉर्म पर कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और ये करने के लिए 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इस एंजाइम को रिलीज करने वाले जो सेल्स हैं सर्टोली सेल्स होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्टोली सेल का रोल यहां पर मेल के सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको डेवलप करने में भी होता है। ऑल्दो हम यहां पर ऑलरेडी जानते भी हैं कि सर्टोली सेल का मेन काम जो है वो स्पर्म की नरिशमेंट करने का होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर शरीर के अंदर में टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती है तो ऐसे में सेकेंडरी मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। अब फीमेल के अंदर जो गोनैड्स पाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करें तो ये होती हैं ओवरी। यस फ्रेंड, ओवरी में जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं फीमेल में, उनसे एस्ट्रोजन्स रिलीज होते हैं, और जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो मेजर हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल के अंदर रिलीज होते हैं और फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को रेगुलेट करने का, डेवलप करने का काम करते हैं। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल स्पेसिफिक सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करता है, और प्रोजेस्टेरॉन की जहां पर बात आती है तो ये फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है उसको एक तरीके से रेगुलेट करने का काम करता है। ये फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है उसके एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब इसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है आफ्टर बर्स्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम तो हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो भी जनरेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, इनको समझते हुए फर्दर और भी जो हार्मोन्स रिलीज होती हैं फीमेल में वो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और उन बॉडी पार्ट्स की जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। डियर स्टूडेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अलग अलग रीजन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले बात आती है स्टमक रीजन की। यहां से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि स्टमक के अंदर जो डाइजेशन चल रहा होता है, जहां पर HCl रिलीज होता है, पेप्सिनोजन रिलीज होता है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। फर्दर सिक्रेटिन्स होते हैं जो कि पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन रीजन से एंजाइम रिलीज होने को रेगुलेट करते हैं। आप कह लीजिए कि बाइकार्बोनेट जो जूस होता है उसको भी, एल्कलाइन जूस को भी वहां पर रेगुलेट करते हैं। कॉलसाइटोकाइनिन जो होता है ये पैनक्रियाज से और लिवर से सिक्रीशन जो हो रही होती हैं, आप कह लीजिए बाइल जूस का या फिर हम कह लीजिए पैनक्रेटिक जूस का, उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करने का या फिर कह लीजिए स्टिमुलेट करने का काम कर। तो डियर स्टूडेंट, इससे फर्दर हम आगे बढ़ें तो हार्ट के एट्रिया जो होते हैं वहां से भी एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ANF यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि रास सिस्टम के एंटागोनिस्टिक काम करता है। जहां रास सिस्टम में हम ये बात करते हैं कि ADH के रेस्पॉन्स में वाटर जो है बॉडी में रिटेंशन हो रहा होता है, वहीं पर ANF इसके ऑपोजिट काम करता है। जब बॉडी के अंदर में वाटर की अधिकता होती है तो ANF वाटर को यहां पर यूरिन के थ्रू मैक्सिमम एक्सक्रीट कराने का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, इन सब को समझते हुए अब हम आगे बढ़ें तो फर्दर बात आती है कि आखिरकार हार्मोन किस तरीके के एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो बात आती है यहां पर कि आखिरकार हार्मोन्स अपने टारगेट साइट को पहचानते कैसे हैं। डियर स्टूडेंट, टारगेट साइट पर दरअसल हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, और जब हार्मोन्स उन रिसेप्टर के साथ में अटैच होते हैं
तो यहाँ पर एक सिग्नलिंग की प्रॉपर प्रोसेस चलती है जिसके थ्रू ही हम ये बात कहते हैं कि सेल्स के अंदर प्रॉपर एक्शन जनरेट हो पाता है। उस पर जाने से पहले अगर हम हमारे हार्मोन की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे सामने अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो आता है हमारा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि टायरोसिन से डिराइव्ड होते हैं। इसके अंदर हम एक और हार्मोन भी इंक्लूड करें, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन, तो वो भी टायरोसिन से ही डिराइव होता है। सेकंड कैटेगरी होती है आइडोथायरोनिन्स की, जो कि थायराइड हार्मोन ही होता है, जिसे हम T3 भी कहते हैं। अगली कैटेगरी आती है यहां पर पेप्टाइड हार्मोन्स की। मेजर जो हार्मोन्स हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, फिर इसके अलावा और भी जो हमारे मेजर आ जाते हैं हार्मोन्स जैसे कि पैराथॉर्मोन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन। तो मेजर जो आपके हार्मोन्स हैं हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी आती है ये है स्टीरॉयड हार्मोन्स की। तो जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो आप कह लीजिए हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, वहाँ पे आप ये पाते हैं, ठीक है, जैसे सेक्स स्टीरॉयड्स हो गए। फिर इसके अलावा ओवरी से और टेस्टिस से रिलीज होने वाले भी जो हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन कैटेगरीज को समझने के बाद अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, दरअसल यहां पर नेचर पर डिपेंड करता है हार्मोन के कि आखिरकार किस तरह का एक्शन डेवलप होगा सेल के अंदर में और किस मैकेनिज्म से होगा वो डेवलप। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब बात आती है यहां पर प्रोटीन हार्मोन्स की, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स की, तो ये सेल के रिसेप्टर के साथ में जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर कैंप की फॉर्मेशन होती है। कैंप का मतलब है यहां पर साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो है ये यहां पर एक सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है और आगे सेल के अंदर में बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेस डेवलप कराता है, जिससे अल्टीमेटली सेल के अंदर में फिजियोलॉजिकल चेंज क्रिएट होते हैं। कैंप के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे IP3 हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, वे भी इस तरह का अफेक्ट सेल में डेवलप करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सपोज करिए ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करता है तो फिर वहां पर कैम्प प्रोड्यूस होता है थ्रू एडेनाइलेट साइक्लेज। फिर वहां से आगे अगर हम प्रोसेस देखते हैं तो अल्टीमेटली सेल के अंदर में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाती है। सेल जो है वहां पर डिवाइड करने की सिचुएशन में आती है, यानी नंबर्स ऑफ सेल अब वहां पर बढ़ने लग जाती हैं, जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, वो किस तरीके से एक सेल के अंदर में अफेक्ट डेवलप करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन की। तो स्टीरॉयड हार्मोन का जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ऐसे में ये हार्मोन्स सीधे सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर में ही पाए जाते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले इन रिसेप्टर के साथ हमारे ये स्टीरॉयड हार्मोन्स अटैच होते हैं, तो ये अपने आप में न्यूक्लियस के अंदर में पहुंचकर और वहां ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए, और तब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन वहां पर फॉर्म होने लग जाता है, जो कि रिक्वायर्ड है सेल के अंदर। तो इस तरीके से स्टीरॉयड हार्मोन्स एक पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन करवा रहे होते हैं थ्रू mRNA फॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम यहां पर इस चैप्टर के सभी पोर्शन को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं और आई होप इन सभी को आपने एक स्टेप वाइज मैनर के अंदर में अच्छे से अपने माइंड के अंदर में रिवाइज कर लिया होगा। तो आज देते हैं सेशन यहीं पर विराम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून, थैंक यू।